अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई है खालिद भाई के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम ग्लोबल बर्ड लवर्स है। सैयद खालिद हुसैन का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है। अगर आप चाहें तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मुझसे उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे थे जो लोगों के ज़हन के अंदर थे, और शायद लोग उनसे पूछते थे, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, बट वो शायद ओपनली उस तरीके से डिस्कस नहीं कर पाते थे या पूछ नहीं पाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यासिर भाई, मुझे अगर आप इन सवालात के जवाब दे दें तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा बहुत से लोगों को उसका जवाब देना। तो हमने एक वीडियो कॉल करके उनके जो जवाबात हैं वो दिए थे। बट मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें इंग्लिश पे भी वीडियो बनाएं और अपने चैनल पे बनाएं। तो फिर मैंने इंग्लिश रिलेटेड वीडियो बनाई है, और फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है कुछ चीज़ें मैं जो उधर नहीं कह सका वो इधर कह जाऊं, तो उर्दू में भी उन क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बनाई जाए, ताकि मज़ीद लोगों को इसका आंसर मिल सके। और जो लोग खालिद भाई का यूट्यूब चैनल नहीं विज़िट करेंगे, मेरा चैनल विज़िट करते हैं, उनको भी इस मुतल्लिक जो है वो जवाबात मिल सकें, उर्दू और इंग्लिश दोनों की फॉर्म में। क्योंकि कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर है, लेकिन ये है कि अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ लोग हैं, या जो मुझे जानते हैं या जो जानना चाहते हैं, उनको अगर उसका एक जवाब मिल सके तो वो बहुत बेहतर होगा। हमें कुछ लिमिटेशंस का ख्याल रखना पड़ता है जब हम स्पेशली वीडियो कॉल वगैरह पे होते हैं। अगले बंदे की भी अवेलेबिलिटी देखनी होती है और बहुत कुछ। और काफ़ी डिटेल्ड आंसर्स उधर दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अगर मज़ीद डिटेल्ड आंसर दे सकता हूँ तो मज़ीद डिटेल्ड दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है बहुत से लोग जो इन चीज़ों को जानना चाहेंगे वो ज़रूर जो है इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, ताकि उनके जहन में जो इस तरह के सवालात आ रहे हैं उन सवालात के जो है उनको जवाबात मिल सकें। तो मैं पहले एक दफ़ा सारे सवालात जो हैं वो इकट्ठे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उनका एक एक करके जवाब दूंगा। तो पहला सवाल ये था कि एम वाई फार्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं, मतलब इसकी हिस्ट्री बताएं। जो तो हिस्ट्री एम वाई फार्म के बनने के बाद की है वो तो मोस्टली लोगों को पता है, ठीक है ना। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप फेसबुक पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो मैं बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ। एम वाई फार्म से पुरानी हम हिस्ट्री बताएंगे कि एम वाई फार्म कैसे जो है वो इस स्टेज पे आया जिस स्टेज पे आज मौजूद है। उसके अलावा जो है वो एम वाई फार्म कैसे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, ठीक है। एम वाई फार्म कैसे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। उसके अलावा हमारा डिलीवरी सिस्टम जो है उसके मुतल्लिक भी कुछ लोगों को लेके क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो है जो लोग हमारे साथ पहले ऑलरेडी मिलके काम कर रहे हैं वो हमारे साथ कैसे मिलके काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि क्या अगर और लोग ज्वाइन करना चाहें एम वाई फार्म्स को तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है। और उसके साथ साथ ये भी जो आखिरी क्वेश्चन था कि एम वाई फार्म के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं या मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये वीडियो नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होने के बाद बनती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से खालिद भाई ने मुनासिब समझा कि वो ये सवालात पूछें। और मेरे से भी बहुत से लोग ये चीज़ें बहुत दफ़ा पूछ चुके थे और मुझे कई दफ़ा लोगों को बताना पड़ता था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जंग से है, तो मैं अब आप लोगों को पहले तो थोड़ी सी अपने बारे में एक हिस्ट्री बताऊंगा कि मुझे बेसिकली जो ये शौक़ है ये सिर्फ परिंदों का नहीं है, ये जानवरों का भी है। अगर मेरे बस में हो तो मैं परिंदे और जानवरों के पता नहीं कितने कितने बड़े सेटअप बना दूं, बट हर किसी के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के उसने सब कुछ करना होता है और उसने और भी मामलात देखने होते हैं। तो मुझे ये शौक़ जो है वो मेरे वालिद से इनहेरिटेड मिला है। इसी वजह से मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत डिफरेंट हूँ, बहुत मुख्तलिफ हूँ, और कई जगहों पे तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, मतलब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और मैं किसी भी बात पे उनको बर्ड देने से इनकार कर जाता हूँ, या मैं अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चल रहा हूँ। अब वो इनहेरिटेड है, मैंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। मैंने बहुत से किस्म के परिंदे रखे हैं, बजरीगर्स, रिंग नेक्स, लव बर्ड्स, कॉकाटेल्स। मैंने पिजन्स रखे हैं, मैंने जो है वो डॉग्स रखे हैं, मैंने बफलोज रखी हैं, मैंने काउज रखी हैं, मैंने मतलब गोट्स रखी हैं, शीप्स रखी हैं, बहुत सी रैबिट्स रखे हैं, मुर्गियाँ रखी हैं, बहुत सी चीज़ें जो मतलब कैट्स भी रखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने बर्ड्स को ही रखा है, या फिर गोट्स वगैरह को रखा है। मैं बचपन में जब भी विलेज जाया करता था तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है या ज़्यादातर वक्त जो है वो वहाँ पे बीतता था जहाँ पे हमने जानवर बांधे हुए तो थे, और मैं मोस्टली वहीं पे पाया जाता था जानवरों के साथ।
जो है वो समझ लें अटकेलियाँ करते हुए, उनके बच्चों के साथ खेलते हुए, बड़े जानवर अगर वो मारते नहीं हैं या वायलेंट नहीं हैं तो उनके ऊपर हाथ फेरते हुए, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं बर्ड्स को भी बचपन में बहुत दफ़ा रखा, लेकिन पढ़ाई की वजह से और दीगर मामलात की वजह से कभी रख दिए, कभी छोड़ दिए, कभी रख दिए, कभी छोड़ दिए। लेकिन 2014 के अंदर मैंने जब परिंदे रखे तो उसके बाद से अब तक मैंने कंटिन्यूसली रखे हैं। उससे पहले जो है वो मेरे पास अगर परिंदे हुआ भी करते थे तो मैक्सिमम वो आप समझ लें 20 एक होंगे शायद, इससे ज़्यादा शायद मैंने कभी भी इकट्ठे नहीं रखे। 20 के राउंड अबाउट आप फिगर लगा सकते हैं। लेकिन जब मैंने 2014 में रखे तो आई थिंक सो मेरे राउंड अबाउट 50 का स्टार्ट था। और उसमें बजरीगर्स भी थे, उसमें कॉकटेल्स भी थे, लवबर्ड्स भी थे, प्लम हेड भी थे, डव्स भी थी, उसके अलावा फिंचेस भी थी और पिजन्स भी थे। तो ये मैंने स्टार्टअप किया था और बड़े देसी से स्टाइल में, क्योंकि मुझे शौक़ था, कोई ख़ास बिजनेस अर्निंग का उस वक्त उस तरीके से जेहन में नहीं था, बस शौक़ को पूरा करना था। क्योंकि मैं मतलब कुछ चीज़ों में लेके मैं वाकई क्रेज़ी हूँ। और मैंने जब बर्ड्स रखे 2014 से तो मैं कई दफ़ा 10-10 घंटे बर्ड सेटअप के अंदर गुजार देता था अगर मुझे मौका मिलता था। और मैं सिर्फ इसी वजह से कुछ चीज़ों में मेरी ऑब्जर्वेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और बहुत दफ़ा लोग मुझे सब कहते हैं कि यार ये चीज़ जो हमें किसी ने आपने बताई है वो किसी और ने नहीं बताई है। मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ उसकी वजह यही है कि शायद मैंने बर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा हुआ है। अब मैं पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर ही तस्वीरें वगैरह भी पोस्ट करता था, चीज़ें भी शेयर करता था, बर्ड्स के लोग भी ऐड हो रहे थे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है उससे रिलेटेड लोग भी ऐड हो रहे थे, मेरी पर्सनल लाइफ के लोग भी मौजूद थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बर्ड हॉबी को इतना ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता दूसरे लोगों की तरफ से। तो मुझे थोड़ी सी लोगों की तरफ से मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि कई दफ़ा बर्ड हॉबियर भी कमेंट्स करते थे वहाँ पे, उनको कई दफ़ा बर्ड्स के बारे में भी करना पड़ता था। तो एक थोड़ा सा मुझे फील होता था कि यार बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं आपस में। और फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके अलावा मैं बर्ड्स की पिक्चर शेयर करता था, वो बगैर किसी टैग के थी, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं करता था अपने आप को। तो उस वजह से क्या होता था कि मेरे कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स बहुत महंगे बर्ड्स नहीं थे उस वक्त, लेकिन आई थिंक सो उस वक्त के हिसाब से जो मुझे बेहतर लगा हुआ था मैंने रखा हुआ था। तो वो कई दफ़ा क्या है कि मेरे बर्ड्स की पिक्चर और लोग भी यूज़ करते थे या मिस यूज़ करते थे और अपने बर्ड सेल करते थे। तो कई लोग यही नहीं मानते थे कि मैं जंग में हूँ और ये बर्ड मेरा होगा, वो कहते थे नहीं भाई ये तो किसी और ने भी लगाया होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ख्याल आना शुरू हुआ कि यार मुझे चीज़ें, मैं पहले ही 2 फ़ोन्स रखता था मेरे पास। पहला फ़ोन मैंने 2005 में लिया था, उस वक्त कलर फ़ोन नए नए आए थे। सोनी इरिक्सन का एक फ़ोन आया था मेरे, शायद वो पहला कलर फ़ोन था उस वक्त। और उसके बाद उस वक्त मैंने जो सिम भी है वो पहली दफ़ा यूफोन और जैज़ की सिम ली थी, जो मैं पर्सनल नंबर्स के तौर पे यूज़ करता हूँ। और वो लेके चलता रहा, फिर मैंने बहुत कुछ किया। मेरे ख्याल से मैंने दो ओ लेवल्स के अंदर ही था मैं अभी, और मैंने 2 फ़ोन्स रखने शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त से लेके मेरे पास जो है वो आई थिंक सो 2018 तक मेरे पास 2 फ़ोन होते थे। 2 फ़ोन मैं पहले ही रख रहा था, मेरे पास 2 फ़ोन्स थे, 2 डिफरेंट फ़ोन्स को मैं ऑपरेट करता था। उनमें से पहले शुरू शुरू में एक जो है वो कीपैड वाला फ़ोन होता था और एक जो है वो टच फ़ोन होता था। शुरू में तो खैर सारे ही कीपैड हुआ करते थे, उस वक्त टच नहीं है। जब टच आए तो फिर एक टच फ़ोन था और मैं नोकिया को ज़्यादा प्रेफर करता था इस मामले में। तो एक मेरे पास टच होता था और एक जो है वो कीपैड वाला फ़ोन होता था। फिर डिफरेंट कंपनीज आना शुरू हुई तो कीपैड में मोस्टली मेरे पास नोकिया ही रहा है। तो वो चीज़ें चलती रही और फिर टच फ़ोन्स आए और फिर मैंने एक टाइम आया कि मैंने दोनों टच फ़ोन रखने शुरू कर दिए क्योंकि कीपैड फ़ोन अच्छे नहीं आ रहे थे। और फिर 2018 में मैंने ये थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया है कि पता चले कि MY फार्म कैसे आया। तो इधर से मिक्सिंग अप भी चल रही थी, मुझे प्रॉब्लम्स भी हो रही थी चीज़ों को मैनेज करने में। व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाते थे कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मैसेजेस को नहीं देख पाता था। तो उस वजह से फिर मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट करना शुरू किया और मैंने तीसरा फ़ोन सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बाय किया कि मुझे बर्ड्स हॉबी को सेपरेट करना है। मेरे पास नंबर्स पहले से ही थे, तो मैंने एक नंबर सेपरेट डिसाइड किया जो कि पोस्टपेड का था और उसको मैंने यूज़ किया। मैंने सेपरेट अकाउंट बनाया, सेपरेट पेज बनाया। पहले जो मैंने पेज बनाया था वो MYA बर्ड्स के नाम से था, अकाउंट भी मेरे ख्याल से इसी नाम से था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास रैबिट्स भी हैं,
और मैं मल्टीपल चीज़ें रखता हूँ, तो ये एम वाई बर्ड्स के अंदर अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रैबिट्स वगैरह सेल करूँ। अगर आप मेरे पेज की हिस्ट्री में शायद जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहले इसका नाम एम वाई ए बर्ड्स था। फिर मैंने एम वाई ए सोचा कि एम वाई ए फार्म रखूँ, तो मैंने मेरे ख्याल से एम वाई फार्म रख दिया था। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी एग्रीकल्चर फील्ड्स भी नहीं है, मैं लाइफ स्टॉक को भी पसंद करता हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ें करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने आगे एस ऐड किया, एम वाई फार्म्स। एम वाई फार्म्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मेरे को बर्ड्स के बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नंबर ऑफ बर्ड्स अवेलेबल हैं, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पे नज़र आ सकते हैं। उनमें बहुत से बर्ड्स मेरे पर्सनल भी हैं, सिर्फ वो जॉइंट वैन जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनके नहीं हैं। जो लोगों के बर्ड्स हैं उस पर लोगों के साथ टैग्स भी लगे हुए हैं। तो मेरे जो अपने बर्ड्स थे, मैंने बड़े देसी से स्टाइल में, बस वो शौक था, जो मतलब ऐसी आदत बन चुकी थी कि शॉप पे जाना है या कहीं कोई बर्ड देखना है तो ले लेना है। और उसके बाद फिर मामलात चलते रहे चलते रहे, और एम वाई फार्म्स का मैंने पेज बनाया, बर्ड बनाया, फिर अकाउंट बनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने एक शो किया जंग के अंदर, और उसके बाद फिर हमने एक वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर शो किया। वेटनरी वालों के साथ ताल्लुक़ बना, उन्हें अपने एम फिल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था या कोई पर्सन चाहिए था जहाँ जो उनके एम फिल के स्टूडेंट्स को थीसिस में रिसर्च करते हुए थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सके, और थोड़ा बहुत उसके पास इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा सर सौ बिस्मिल्लाह आ जाएं, करते हैं, इसमें मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहता हूँ कि डॉक्टर्स इस फील्ड में आएँ ताकि हम लोग जो ये नीम हकीम है हमारी जान छूट सके। मैं खुद को भी नीम हकीम समझता हूँ कि इन लोगों से हमारी जान छूट सके और हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर्स हों जिन्होंने इस चीज़ में काम किया हो। तो हमने जब ये काम स्टार्ट किया, उसके बाद वेटनरी यूनिवर्सिटी वालों ने ये कहा कि अगर आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमें दे सकें जिसके अंडर हमारे ये स्टूडेंट्स, आपके पास एक एक स्टूडेंट ही मोस्टली आ रहा होता है साल के अंदर, लेकिन वो आपके पास आके जो है वो रिसर्च कर सके और उसको एक अथेंटिकेटेड प्लेस मिल जाए या अथेंटिकेटेड सोर्स हो जिसको कल को कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसको प्रॉब्लम ना हो, एक लेटर भी मिल सके उसको, और वो मतलब प्रॉपर हो। तो मैंने फिर अपने कज़न से बात की जो कि एक लॉयर है, और हमारी बात बेसिकली हुई थी सोल प्रोपराइटर को लेके। लेकिन बाद में उसने मुझे कहा कि यार हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड भी करवा सकते हैं। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात की, उन्होंने कहा उनके कुछ और प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो जिसके लिए बेसिकली मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है और उसमें फिर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो तो ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि यार आप पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी अथेंटिकेशन लेवल ज़्यादा है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कज़न से बात की, तो उस वक्त हमने फिर डिस्कस किया कि हमें प्राइवेट लिमिटेड करवानी है, पब्लिक लिमिटेड करवानी है। अब हर जो कंपनी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमारा मतलब ये भी, हम इसके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज थे कि हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी करवा सकें जिसमें हम मेरे साथ और जो कज़न्स हैं वो भी मतलब उसमें उनका नाम इस्तेमाल किया जाए। कंट्रोल बेशक मैं उसको करूं लेकिन उनका नाम भी उसमें हो और हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लें। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, उन सबको क्यों इसमें इन्वॉल्व करना जब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर हमें पता चला कि एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो सकती है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। तो फिर एक एसएमसी टर्म थी जो नई ही उसी वक्त लॉन्च हुई थी, तो उसका मतलब होता है सिंगल मेंबर कंपनी, मतलब उसका ओनर जो है वो सिंगल होता है। तो मैंने फिर उसको कहा कज़न को कि यार बेहतर है हम ये कर लें ताकि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो या कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको अकेले मैनेज कर सकूं, मुझे डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट लोगों के साइंस ना करवाने पड़े या उनको उनका वेट ना करना पड़े या उनको मैं तंग ना करूं। तो फिर हमने उसको प्रोसीड किया, हालांकि टिल एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इवन आज तक मैं चाहूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी करूँ, लेकिन मैं इसको अभी नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के और बहुत मसले मसाइल होते हैं और मैं एसएमसी के तौर पे इसको लेके चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी दिल किया इसको एक लिस्टेड कंपनी बनाने का तो उसके लिए फिर पब्लिक लिमिटेड होना ज़रूरी है और मैं इसको पब्लिक लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद जो है वो जो भी चीज़ें हुई वो आपके पास मौजूद हैं। उस वक्त फिर मैंने उससे पहले ही मेरे पास, सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने फेलो स्प्लिट का पेयर और एमरल्ड स्प्लिट का पेयर पहली बार दिसंबर 2016 में लिया था और मेरे पास एमरल्ड स्प्लिट में से पहला एमरल्ड का बच्चा
11 फरवरी 2017 को निकला था। और वो एक ही बच्चा बाय चांस निकला था, और वो एक बच्चा अल्लाह की कुदरत ये हुई कि वो एमरल्ड बन गया, और उसके बाद से मतलब देर इज़ नो एंड टू इट, और देर इज़ स्काई इज़ द लिमिट वाला काम हो गया। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, मैंने भी बहुत काम किया। बहुत सारे बर्ड्स मैंने 2016 दिसंबर से लेके अर्ली 2018 के अंदर अंदर मैंने, मतलब शायद आखिरी बर्ड मैंने बाय किया था जो मैंने बाहर से बाय किया था प्रॉपरली म्यूटेशन बर्ड्स का, वो 2018 के अंदर था। उसके बाद मैंने कोई म्यूटेशन बर्ड बाहर से फिलहाल बाय नहीं किया, मतलब ऐसा कि जिसको मैंने प्रॉपरली सोचा हो कि ये म्यूटेशन मेरे पास नहीं है, ये आ जाए। कोई इक्का दुक्का तो फिर बाइंग आपको पता है वो चलती ही रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कभी कभार आपके पास बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं या आप लाइन चेंज करना चाहते हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल्स नहीं है, बाकी बर्ड्स भी हैं। लेकिन बाय चांस मेरी एक्सपर्टीज़ अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि कॉकटेल्स में मेरी इंटरेस्ट भी बढ़ता रहा और मेरी एक्सपर्टीज़ भी उसमें बनना ही शुरू होती गई, और मैं उसके मामलात को बेहतर समझना शुरू हो गया। फिर बाकी तो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे आपको वाज़ह नज़र आ जाता है अब जब मेरे से कोई बात करता है कि मैं कितना किस चीज़ के बारे में जानता हूँ। और आई थिंक सो वो साफ नज़र आता है, जिसके पास जो चीज़ होती है वो नज़र आती है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे पास ये चीज़ है। तो ये सिनेरियो था और इस तरीके से MY फार्म बना। अब अगला ये था कि आप डिफरेंट जगहों पे कैसे मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं मेरा ताल्लुक जंग से है, और मैं बता भी देता हूँ कि मेरा ताल्लुक जंग से है। तो वो हैरान होते हैं कि यार बंदा जंग का है, बर्ड ये कह रहा है कि ये इस्लामाबाद से या लाहौर से आएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उसमें कई दफ़ा फिर कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते, खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग आपस में मेरे जानने वालों से या अपने जानने वालों से पूछते हैं, वो फिर कई दफ़ा उनको जवाब दे देते हैं, जिनको पता होता, नहीं पता होता तो वो खामोशी भी इख्तियार कर जाते हैं। तो फिर खालिद भाई ने वीडियो बनाई और ये मतलब मुझे कहा, तो हमने वीडियो बनाई। सॉरी, मुझे डकार आया था। तो बात यह है कि फिर हमने जब वीडियो बनाई और मतलब ये क्वेश्चंस आए काफ़ी अरसे से, मुझे भी आ रहे थे, उनको भी, तो फिर हमने सोचा कि यार इसको एक वीडियो में आंसर ही कर दें। लेकिन फिर खैर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश में बताएं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार मज़ीद अगर थोड़ा सा आप कर सकें अपने चैनल पे भी। और मेरे जहन में भी आया कि यार जब मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ही एक्स्ट्रा लगेगा, मैं उर्दू में भी अपने चैनल पे बना देता हूँ, ताकि हो सकता है मैं कुछ बातें ऐसी कर जाऊँ जो मैंने उधर नहीं की। क्योंकि वीडियो कॉल की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अब इसमें है ये कि ये दो जो हैं, जिस तरह मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई ढकी छुपी थोड़ी बातें की हैं। फरहान सुहेल है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है, और वो फरहान बर्ड एवरी के नाम से उसने पेज ही बनाया हुआ है। उसके साथ भी हमारा लीगल एग्रीमेंट है, वो लीगली MY फार्म का हिस्सा है। इसी तरीके से जैन इमरान है, वो लाहौर से हैं, और उनका एविजोन बर्ड कॉटेज के नाम से फेसबुक का पेज है, और वो भी लीगली MY फार्म का हिस्सा है। तो इस तरीके से MY फार्म लाहौर, इस्लामाबाद और जंग के अंदर है, और इस तरीके से हम डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन ये था कि डिलीवरी सिस्टम आपका क्या है। तो मेरा डिलीवरी सिस्टम देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैंने देखा है कि लोगों को बर्ड डिलीवर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सेलर गड़बड़ कर रहा हो, सेलर भी गड़बड़ करता है, लेकिन बायर भी करता है। अब जब सेलर भेज रहा होता है तब भी वहाँ पे बायर का कोई बंदा नहीं होता, और जब सेलर का बर्ड डिलीवर हो रहा है, बायर रिसीव कर रहा होता है, तो वहाँ पे सेलर का कोई बंदा नहीं होता। तो दोनों में से कौन सा किस जगह पे कोई ठगी लगा जाए समझ में नहीं आती। तो मैं काफ़ी अरसे से बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। हमारे यहाँ कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है नहीं बर्ड का, और उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मैं बहुत शशोपंज में था कि क्या किया जाए। कुछ जगहों पे मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके थ्रू मैं कहता था डिलीवरी कर दूं। तो अभी भी मैंने यही सिस्टम सोचा हुआ है कि जहाँ पे मेरे जानने वाले हैं, मेरे जॉइंट वेंचर हैं, मेरे पार्टनर समझ लें, मेरे फ्रेंचाइजी हैं, वहाँ पे हम जो है वो बर्ड डिलीवर उनके थ्रू करवाते हैं। कराची में मेरा जो एग्रीमेंट है, सिर्फ अभी तक जो एग्रीमेंट है उनके साथ, वो डिलीवरीज को लेके है। वो हैं खालिद भाई, जिनके साथ सैयद खालिद हुसैन, जिनके ग्लोबल बर्ड लवर्स के चैनल पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी सारी वीडियोस उनके साथ कोलैबोरेशन में बनाता रहता हूँ, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उनका फेसबुक पे पेज भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह भी है। तो उनके साथ है कि कराची में कोई भी बर्ड जाएगा तो वो बर्ड वो रिसीव करेंगे, और
कस्टमर को अपने पास बुला के वो बर्ड उसको दिखा के कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा तो उसको बर्ड डिलीवर कर देंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और जगहों पे भी मैंने अभी कोई किसी के साथ किया तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि हम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगा। और ये सिस्टम इस तरीके से है ताकि कोई भी बंदा जो हमसे बर्ड ले रहा है उसको बर्ड अच्छे से मिले। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ या रेलवेज के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट बन जाए, या ये जो कुरियर सर्विसेज हैं इनमें से कोई आगे हाथ बढ़ा दे कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसके थ्रू हमें श्योरिटी हो जाए कि अगर हमारा बंदा मौजूद नहीं भी है तब भी बर्ड जो डिलीवर हो रहा है उसकी डिलीवरी के टाइम हमें पता हो कि इसकी कंडीशन क्या है। इसीलिए मैंने अपना डिलीवरी सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है अभी तक, जहाँ पे मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे मैं उन जानने वालों के थ्रू डिलीवर करता हूँ, ताकि बर्ड जो डिलीवर हो रहा है डिलीवर होते हुए उसकी मुझे कंडीशन का पता हो कि क्या डिलीवर हो रहा है। अगर अगला बंदा कोई एतराज़ कर रहा है तो मुझे पता हो कि वो एतराज़ जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेलर गड़बड़ नहीं करते, बायर भी गड़बड़ करते हैं। और बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने बर्ड ले भी गया, फिर भी वो मुकर गया कि मुझे बर्ड नहीं मिला या मुझे मरा हुआ बर्ड मिला या जो भी था, या उसने खुद मिस हैंडल कर लिया और बात अगले पे कर दी। और अगर एक बंदा मुतमईन नहीं है, वो कहता है कि यार ये मुझे अभी 100% ठीक नहीं लग रहा, तो वो मेरे उस जानने वाले के पास बर्ड थोड़ा दिन रख के उसको बाद में भी पिक कर सकता है और आप बाद में भी आके ले सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर के हिसाब से फिर मामला जो हैं वो तय पाएंगे, उनको भी देखा जा सकता है। अब उसके बाद सवाल ये था कि आपको फरहान ने, जैन ने, या जो आपने खालिद भाई के साथ सिस्टम किया है ये कैसे किया है आपने उनके साथ। तो फरहान के साथ, जैन के साथ मेरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट है, जो खालिद भाई के साथ भी है, लेकिन खालिद भाई के साथ सिर्फ डिलीवरी की हद तक है हमारा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हूँ। मेरा उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो एम वाई फार्म के बैनर तले आके एम वाई फार्म के अंडर काम करेंगे, और उसको हम एज वन एंटिटी एम वाई फार्म के तौर पे जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी चीज़ हम करेंगे वो एम वाई फार्म के थ्रू ही करेंगे। तो ये उनके साथ मेरा एक लीगल एग्रीमेंट है जो बाकायदा स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो एक कुछ लोग हैं उनको पता है कि मेरा एग्रीमेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। अब बात यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई और आपको ज्वाइन करना चाहे तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन सबके लिए ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है एम वाई फार्म्स को, लेकिन ज्वाइन करने का तरीका सिर्फ लीगल ही है, कोई वर्बल नहीं है। लीगल और ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ एग्रीड होगी। आप एम वाई फार्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो एम वाई फार्म्स की टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्वाइन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि मैं ज्वाइन तो करता हूं लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो ये तो नहीं होगा। मैं अगर किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करूंगा, जब तक मुझे ये नहीं होगा कि मेरा इस बंदे पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है, तो मैं उसको तो अपने हिस्सा नहीं बनने दूंगा। बहुत से लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो बस शशोपंज में है, ज्वाइन करें ना करें। कई लोग जो है वो मतलब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें बेनिफिट होगा नहीं होगा। कई लोग लीगल एग्रीमेंट की तरफ नहीं आना चाहते, कई लोग जो है वो मतलब और ही सोच में है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। पूछते बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ होल्ड मैंने भी किया हुआ है। मैं कई लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ भी कर देता हूँ कि नहीं भाई आपके साथ मैं नहीं कर सकता। और लीगल रखने का मकसद ही यही है कि मुझे पता है बहुत से लोग हमारे जो अबियर हैं वो लीगल की तरफ आएंगे ही नहीं, और उनका ना लीगल की तरफ आना मेरे लिए एडवांटेजियस है, क्योंकि लीगल अगर होगा तो मेरी उन पर ग्रिप ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलीगल, और ना कोई बातें होंगी ना कोई प्रॉब्लम्स होंगे। अब इसमें फिर आगे डिविजन्स हैं। डिवीजन्स किस तरह से हैं कि देखें, अगर तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा एतमाद वाला जो है वो पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मेडिसिन की कंपनी है, कोई लेबॉर्ट्री है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई सोसाइटी है, वो हमें ज्वाइन करना चाहती है
तो वो जो है वो हमें जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन कर सकती है। अब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर भी फी है, लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अप्लाई नहीं होगी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ जाते हैं, ये लेबॉर्ट्रीज पे अप्लाई नहीं होगी, ये मेडिसिन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगी, ये कुछ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जस्ट हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे होंगे, उन पे अप्लाई नहीं होगी, जो खुद भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी उनकी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये उनके लिए है और बहुत ही रेयर ट्रस्टेड पर्सनस के लिए है, जिनको मैं एक फ़ी चार्ज ज़रूर करूँगा। वो कितनी मैं चार्ज करूँगा वो मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो फ्रेंचाइज है उसके मुकाबले में वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी या उससे कम होगी। अब जो फ्रेंचाइज है वो उसमें जॉइंट वेंचर में भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है और एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आपको स्टैम्प पेपर पे करना है। इसी तरीके से फ्रेंचाइज में भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है और एक स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होने वाला एग्रीमेंट है। इन दोनों को करना है और फ्रेंचाइज के साथ फ्रेंचाइज की फ़ी जो है वो भी है। फ्रेंचाइज की मिनिमम जो फ़ी है वो मैं बता दूं वो 1 लाख रुपीज़ है। इससे कम में मैं किसी को फ्रेंचाइज नहीं देने जा रहा, और हो सकता है मैं आने वाले कुछ अरसे में किसी को शायद खुद भी ना दूं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे उसको करना है या नहीं करना। उसमें कुछ चीज़ें सपोज अगर एक बंदे ने फ़ी पे कर दी है तो वो फ़ी ऑब्वियसली रिफंडेबल है, क्योंकि अगर उसका एग्रीमेंट मैं रिजेक्ट कर देता हूँ तो वो रिफंडेबल है, लेकिन अगर एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फिर नॉन रिफंडेबल हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि मैं कंप्लीट ना करूं, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन मैं डिडक्ट कर लूं फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, या उसमें मैं जो है वो पॉइंट आउट कर दूं कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो इतनी है और ये इस तरह से है, तो उसमें पोर्शंस बनाए जा सकते हैं। उसकी मिनिमम फ़ी मैं फिर कह रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पर्सन वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मिनिमम इसलिए रखी है कि इससे नीचे मेरे ख्याल से लेके जाना फ्रेंचाइज फ़ी को नॉट सूटेबल एट ऑल। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद छोटे फैंसियर्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 2-4 लोग मिलके कंबाइन के तौर पे एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, कंबाइन होकर पे कर सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये सालाना एग्रीमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल ईयर एग्रीमेंट्स हैं, ये हर साल रिन्यू होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उन्हीं को बताई जाएंगी, उन्हीं को कम्युनिकेट की जाएंगी जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे। उसमें फिर फ्रेंचाइज जो है वो एक शॉपकीपर भी बाय कर सकता है, वो एक ब्रीडर भी बाय कर सकता है, विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान भी लोग जो है वो उसको ले सकते हैं। बहुत से लोग आउटसाइड पाकिस्तान उनके साथ चल रहा है और बहुत से मामलात चल रहे हैं। इवन जो है लोगों को पता है, मैं अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ, बाकायदा अनाउंसमेंट हुई हुई है इस चीज़ की कि हरामैन बनिंग जो कि एक इंटरनेशनल जज हैं बर्ड्स के, ठीक है, वो जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उधर उन कंट्रीज़ के अंदर अगर किसी को भी एमवाई फार्म के मुतल्लिक कुछ भी पूछना है या कोई भी श्योरिटी चाहिए तो वो हरामैन बनिंग देंगे उनको। और उसके साथ साथ मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से, वो एक बर्ड हॉबियर नहीं है, बट उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो जो है वो बांग्लादेश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका नाम गुंजन है, और उनसे कोई भी रब्ता करना चाहे बांग्लादेश के अंदर तो उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो उससे रब्ता करें। वो खुद भी एक लॉयर हैं तो लीगल मैटर्स को वो बेहतर समझती हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में शायद आई थिंक सो लीगल वर्क ही करती हैं, और उस रिलेटेड जो है वो मामलात को देखती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे 2 रिप्रेजेंटेटिव इतने स्टार्ट में मिले हुए हैं और ऐसे हैं जिन पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी मुझ पे उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ। वी आर लाइक अ फैमिली। हरामैन बनिंग इस वक्त मेरे लिए मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। इसी तरीके से वो गुंजन भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन पे मैं शायद काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ या उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी गपशप है। वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और शायद अगर मैं उनको कहूँ तो वो भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन खुद कुछ चीज़ों को हमने एक लेवल पे रखा हुआ है। ईरान के अंदर भी परिंदे भेजने के लिए मेरे पास एक लिंक मौजूद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई होगा। तो ये तरीका है। मैं फिर कह दूं कि लीगल एग्रीमेंट्स में अगर मेरे साथ कोई भी आएगा तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आएगा तो भाई नहीं। और फिर ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैं किसको साथ लेके चलना चाहता हूँ, किसको नहीं चलना चाहता। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी मुझे बातों में तजाद नज़र आएगा, चाहे वो मुझे जितने भी पैसे देते हैं, शायद मैं उनको अपने साथ लेके नहीं चलूँगा। और उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा एंकी पैंकी करने की कोशिश करेगा और वो पकड़ा जाएगा, तो फिर देखें, वो कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो कभी ना कभी गड़बड़ करने वाला पकड़ा ही जाता है। और फिर मामला जो है ना, वो लिखे हुए हैं कि क्या है और कैसे कैसे उसके साथ होगा, वो इंशाल्लाह उसको पता चलेगा। कोई भी बंदा जॉइंट एग्रीमेंट में आएगा, सॉरी, हमारे साथ एग्रीमेंट में आएगा, उसकी बकायदा अनाउंसमेंट होगी, नोटिस लगेगा उसका, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर हमें से सेपरेट होगा तो उसकी बकायदा अनाउंसमेंट होगी और उसका नोटिस भी लगेगा। तो ये तरीका आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है उसको। अब डिटेल तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि क्या क्या सीखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूरी करनी है, वो उन्हीं को बताऊंगा जो हाईली इंटरेस्टेड होंगे। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद मेरे से पूछा है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मेरे और एम वाई फार्म्स के। तो देखें, एम वाई फार्म्स के फ्यूचर प्लान्स में बहुत वास्टनेस है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्द हो सकता है, अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाए, बरकत हो जाए, तो तौफीक हो जाए तो हम इसको बहुत जल्दी भी कर लें, लेकिन पॉसिबल है कि हम इसको डिलेड करें। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ये काफ़ी सालों के प्लान्स हैं, ये महीनों के प्लान्स नहीं हैं। और मैं ये भी कहता चलूँ कि कोई भी बंदा मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो ये चीज़ ज़हन में रखे कि मेरे प्लान लॉन्ग टर्म होते हैं, मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करता। मैं आज का फ़ायदा देखने के बजाय ज़्यादा ये सोचता हूँ कि मुझे इस चीज़ का एक अरसे के बाद कितना फ़ायदा होगा। मैं गुडविल को ज़्यादा रखता हूँ। और जो लोग हैं जिनकी ज़बान साफ़ नहीं है, उनके साथ मैं वैसे ही ताल्लुक़, उनके बारे में मैंने बात करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे लिए उनके बारे में बात करना शायद ज़्यादा बुरा है एज़ कम्पेयर टू खामोश रहना, ठीक है ना। मेरे लिए वो समझ ले मैटर ही नहीं करते, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कहते फिर रहे हैं, क्या कहते नहीं फिर रहे। बुरा हर इंसान को लगता है, लेकिन मैं उनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। वो जो उनके दिल में आए वो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन ऑब्वियसली एक लिमिट से चीज़ें ऊपर जाएंगी तो फिर मामलात कुछ और हो सकते हैं और फिर उसके इश्यूज़ होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इस हॉबी को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि जब दो लोगों के दरमियान कोई मसला बनता है तो उसकी वजह से बहुत से न्यूट्रल लोग जो हैं वो हॉबी से भी दूर हो जाते हैं और दोनों से दूर हो जाते हैं, उसमें फिर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लिमिट हर चीज़ की होती है और उसके बाद जो है फिर मामला नहीं चल सकते। तो फ्यूचर प्लान्स के अंदर एक तो देखें, एम वाई फार्म्स जो है ये कॉरपोरेट एग्रीकल्चर और मिक्स फार्मिंग में हम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ हम कर सकेंगे इसके अंडर हम करेंगे, जिसमें क्रॉप फार्मिंग आती है, फ्रूट फार्मिंग है, क्रॉप के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये जो डिफरेंट ये गेहूं है, राइस है, गंदम है, और बहुत सारे सीड्स हैं वो किए जा सकते हैं। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर कैटल, बफलो, गोट, शीप, बर्ड्स, डिफरेंट ग्राउंड बर्ड्स भी, फ्लाइंग बर्ड्स भी आ सकते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, फिशरीज भी आ सकती हैं, या इससे रिलेटेड आइटम्स के अंदर भी हम अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, जो कि शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हों, मेडिसिन सेक्टर से रिलेटेड हों, या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हों, लेकिन वो हमारा मेजर चंक नहीं होंगे। वो हम किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे होंगे, हम जस्ट एक ऑफरिंग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे होंगे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज़, और ये वो हम एग्रीमेंट्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, बहुत कुछ जो है वो प्लान्स के अंदर है। बर्ड शोज़ भी करवाए जाएंगे। और एक प्लान है कि मैं एक सोसाइटी लॉन्च करूं जिसको हम प्रॉपरली रजिस्टर्ड करके, जिस तरह मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है इसी तरीके से SECP में रजिस्टर्ड करके उस सोसाइटी को हम लॉन्च करें, और उसको सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोगों को भी उसका मेंबर बनाया जाए। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ वाकई ही अब मेरे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं इंटरनेशनल लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकूं और हम अपनी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी दे सकें। एम वाई फार्म जो है वो लिमिट नहीं करेगा अपने आप को पाकिस्तान तक। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बारे में मैंने स्पेशली काफ़ी दफ़ा बात की है, लेकिन उसको मैंने खुद
ऑन पर्पस होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लीगल चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेशली सेल्स टैक्स को लेके कि अगर सेल्स टैक्स को हम देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमें उसकी फाइलिंग हर मंथ करनी पड़ेगी चाहे हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उस वजह से फिर बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, उसकी कॉस्ट एडिशनल हो जाएगी और काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से मैंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है कि जब तक मुझे कोई कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता तब तक मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ना बनवाऊं। ये हो सकता है अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी या मुझे बेहतर महसूस होगा तो मैं हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस एक ऑर्डर मिलने से पहले भी ले लूँ, ये डिपेंड करेगा। ये हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, हो सकता है साल ना हो। तो ऐसा मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं पूरी नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी तारीख दूंगा जो मैं मतलब मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारा प्लान है कि हम एम वाई फार्म की एक वेबसाइट और एप्लीकेशन भी लॉन्च करें और साथ ही साथ एक और प्लान है कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो एक लॉन्च करें जो शायद एम वाई फार्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक मेरा अपना प्लान है। और वो ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होगी, किस लेवल की होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हम क्या देख रहे हैं। लेवल जो मैं तो अपने माइंड में लेके बैठा हूँ काफ़ी बड़ा है, लेकिन हो सकता है इनिशियल स्टार्ट हम एक छोटा सा लें और उसके बाद उसको मूव ऑन करें, ताकि मुझे भी उसकी समझ आ जाए कि भाई वो कहते हैं ना कितने तीन में तेरह हैं, तब फिर मैं उसको एक लेवल से ऊपर लेके जाऊँ ताकि मैं उसको मैनेज भी कर सकूँ। उसके अलावा हमारे डिफरेंट मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, वो यूट्यूब चैनल्स भी आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगे। उस पर भी हम मुख्तलिफ लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर के कंट्रीज से भी इन्वॉल्व करेंगे। मैं ऑलरेडी जो है वो कोलैबोरेशन में 2 यूट्यूब चैनल्स चला रहा हूँ। 2 ऑब्वियसली चैनल्स हैं, वो एक फीमेल फ्रेंड है फ्रॉम इंडिया, उनके साथ है और मैं जस्ट उनके चैनल पे उनको सिर्फ गाइडेंस देता हूँ, उसके अलावा कोई ख़ास मैं उसको नहीं कर रहा, लेकिन मैनेजमेंट में उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है। और दूसरा जो है वो 2 मॉडल्स हैं पाकिस्तान की, उनका भी ताल्लुक बेसिकली जंग से ही है और वो मॉडलिंग करती हैं। उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आती, ना ही कोई वो बहुत एक्सट्रीम पॉपुलर मॉडल्स हैं, लेकिन वो एक नई मॉडल्स हैं और उनके चैनल को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ और उसको लेके चलता हूँ। और बाकी भी चैनल्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, व्लॉगिंग से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मेरे पर्सनल व्यूज़ भी हैं और बहुत कुछ है जो मतलब मैं करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इनको एज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी रजिस्टर्ड करता जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि कब फिजिबिलिटी बनती है इस चीज़ की। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एम वाई फार्म्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर से भी लोगों को ज्वाइन करेगा। बहुत से लोगों ने बाहर से भी इंटरेस्ट शो किया है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एम वाई फार्म का अभी तो जो मैंने अपना नाम रजिस्टर्ड किया हुआ है वो सिर्फ लोकली विद इन पाकिस्तान है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसी अवेलेबल है कि इसके थ्रू हम एम वाई फार्म्स का नाम इंटरनेशनली भी ले लें और एम वाई फार्म्स के नाम से अब पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर ये नेम अवेलेबल होगा एम वाई फार्म्स एस एम सी प्राइवेट लिमिटेड का, तो फिर ये कोई और एम वाई फार्म्स से मिलता जुलता नाम यूज़ नहीं कर सकेगा जिसमें बहुत ज़्यादा ममासलत हो। जिस तरह मतलब समझ लें ब्रांड्स होते हैं, तो एक ब्रांड नेम मतलब ये समझ लें एम वाई फार्म का नेम कोई यूज़ नहीं कर सकेगा। बहुत से लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो हमारे साथ जुड़ने के लिए कई लोगों ने बात की है मुझसे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अभी तक हम एक डिसाइसिव पॉइंट पे नहीं आ सके जहाँ पे हम लोग जो है वो कंप्लीटली एग्री हो जाएं इस चीज़ पे कि ठीक है वो हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और एम वाई फार्म को मेरा प्लान है इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड भी करने का और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी रजिस्टर्ड करने का, लेकिन ये तभी पॉसिबल है और तभी मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, बेहतर भी होगा जो है ना कि हम तब उसको करें जब हमारे पास वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा और हमें एक्सट्रीम जो कॉस्ट्स पड़ेंगी, मैं पाकिस्तान में अगर रहते हुए उसको करूँगा तो और फिर वो एक वर्चुअल के तौर पे होगा, लेकिन अगर वहाँ पे होगा कोई बंदा जो हमारा पार्ट होगा जिसके पास हमारी फ्रेंचाइज होगी, तो बड़े ही बेहतर तरीके से वो फिज़िकल रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकेगा और शायद उतनी कॉस्ट नहीं आएंगी जितनी कॉस्ट हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और बहुत से मल्टीपल प्लान्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत कुछ करने का, डिफरेंट एक सोसाइटी जिस तरह मैंने कहा लॉन्च करनी है, उसके अंदर बहुत से शोज़ करवाने का, बहुत से सेमिनार्स करवाने का, डिफरेंट वीडियोज़ देने का और सिर्फ अपनी बात करने का नहीं, दूसरे लोगों को भी जो मुझे लगता है कि यार वाकई जेन्युइन लोग हैं,
इनकी बात में वज़न है, ये बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। अब देखिए, प्लेटफॉर्म मैं तभी किसी को दूंगा जब मुझे उस बंदे में कोई वर्थ नज़र आएगी, या वो बंदा मुझे लगेगा कि यार ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि बस मैं कह रहा हूँ तो मुझे ये सही कहता जाए। मैं तो वो इंसान हूँ कि मुझे अगर पता चल जाए कि मैंने एक मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक की मैं ओपनली सॉरी करता हूँ। ये बहुत लोगों को पता है, बहुत से लोग देख भी चुके हैं मुझे कि मैं उसकी ग्रुप के अंदर सॉरी करता हूँ अगर मुझे लगे कि यहाँ वाकई मैंने गलती की है। लेकिन कई लोग गलती मुझ पे डालते हैं, लेकिन मामलात और कुछ होते हैं। मैं खैर उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे गलीज़ ज़बान किसी को लेकर इस्तेमाल ही नहीं करनी। जो इंसान गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है, बस फिर अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, सबको हिदायत दे, मुझे मैं बाशमूल मेरे। फिर ये ना वो कहें कि अपना नाम नहीं लिया बाकी सबका नाम लिया है। क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो कभी भी दे वोंट बी सेटिस्फाइड। इवन मैं कहता होता हूँ लोगों को समझाते हुए, क्योंकि मैं बहुत सा वो समझ लें कि वक्त के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर सा बनता जा रहा हूँ। तो वो जो है ना, मैं कहता होता हूँ लोगों को कि आप अगर अपने जिस्म के टुकड़े भी काट के उनके सामने रख देंगे ना, तो फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं यार तुमने ये टुकड़े ठीक नहीं किए, क्योंकि तुम्हारे अपने टुकड़े हो रहे थे जिस्म के, इसलिए तुमने टुकड़े ठीक नहीं किए। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो नेवर ट्राई टू सेटिस्फाई एवरीवन। कोशिश करें, जो काम करें जेन्युइन करें, सच सच बोलने की मैक्सिमम कोशिश करें। आप झूठ से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें, और उसी पंगे में हाथ डालें जिस पंगे को आप संभाल भी सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो, कोई लोग इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए थी जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, या हमारे फार्म के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा पेमेंट सिस्टम ये वो, उसके मुतालिक और वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये सारा वीडियो थी, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत सी और वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।